चलिए साथियों, अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है दो लाइंस के बीच का एंगल बिटवीन टू लाइंस। ज़रा उसके कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम आगे जाके क्वेश्चन देखेंगे क्या चीज़ है क्वेश्चन के अंदर। तो आप लोग अपनी हेडिंग लगा लीजिए कॉपी में। हेडिंग का नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल। लेट अस से बच्चों एक बात समझना, वी हैव टू लाइंस। मान लो हम पे कोई दो गिवन लाइंस है। वो लाइंस क्या हैं आप देखिए, उनके वेक्टर इक्वेशन जैसा बताते हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन। देखिए पहली लाइन को हम लिखते हैं आर, इसको भी लिखते हैं आर, क्योंकि आर कुछ भी जनरल पॉइंट होता है, एक्स आई वाई जे जेड के कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं R1, यहाँ पे लिख लेते हैं R2। क्या दिक्कत है ना। या आप R1 डैश लिख लो, कोई बात नहीं। फिर प्लस यहाँ लिख लेते हैं लैम्डा, यहाँ लिख लेते हैं म्यू। यहाँ का पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं M1 वेक्टर, यहाँ का पैरेलल वेक्टर बना लेते हैं M2 वेक्टर। अब जरा आप कंडीशन समझिए क्या चीज़ है। मान लो ये आपकी पहली लाइन है L1 और ये आपकी दूसरी लाइन है L2। क्लियर है। इन्हीं की मैंने ये दो इक्वेशन दी है, R1 प्लस लैम्डा M1 इस लाइन के लिए है, और R वेक्टर बराबर R2 प्लस म्यू M2 इस लाइन के लिए है। लेट अस से हमें वैसे डील करनी होती है एक्यूट एंगल से, तो मैं मान लेता हूँ इन दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल ये रहा, मान लो थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये बताओ कि अगर ये लाइन L1 है तो इसका ये जो M1 है क्या है, पैरेलल वेक्टर है। मतलब वो M1 पैरेलल वेक्टर कुछ ऐसी तो होगा, यहीं पे तो कहीं होगा M1 पैरेलल वेक्टर। ठीक है, उसके DR आप मान लेना A1 B1 C1, क्या दिक्कत है। ऐसे ही आप बताओ अगर लाइन L2 है और उसका पैरेलल वेक्टर M2 है तो इस लाइन के पैरेलल होगा, वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे M2। अब आपको देख के नहीं लग रहा अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। बोलो हाँ है ना। अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। बस यही कंसेप्ट में लगाऊंगा। मान लो इफ थीटा बी द एंगल between L1 and L2, then angle theta is also angle between M1 vector and M2 vector। हम कुछ ऐसा मान के चल सकते हैं। आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम से, अगर L1 और L2 के बीच का एक्यूट एंगल थीटा है तो M1 पैरेलल वेक्टर जो L1 के करस्पॉन्डिंग है और M2 पैरेलल वेक्टर जो L2 के करस्पॉन्डिंग है, उनके बीच का भी एक्यूट एंगल थीटा ही होगा। दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच के एंगल सेम होते हैं। देखो दो पैरेलल लाइन से उनके बीच के एंगल सेम है। ठीक है, अगर ये इसके साथ जीरो बना रही, वो उसके साथ जीरो बना रही, तो इनके बीच का इंक्लिनेशन भी सेम होगा। ठीक है, तो थीटा अगर L1 L2 के बीच का एंगल है तो थीटा M1 M2 के बीच का भी एंगल होगा। तो लाइन के एंगल वही होंगे जो उनके पैरेलल वेक्टर्स के एंगल होंगे। तो यहीं से मैं आपका एंगल निकाल लेता हूँ। एंगल की वैल्यू होती है tan थीटा। tan ले लो, साइन ले लो, कॉस ले लो, दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे एंगल कौन सा लूँ, थीटा एंगल नहीं, tan थीटा ले लेंगे तब भी बात बन जाएगी। साइन थीटा से प्रोजेक्शन लगानी पड़ेगी, तो क्या लगाएं, यहाँ प्रोजेक्शन लगा दें, बताओ। प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। कौन सा वाला एंगल लें, डीसी वाला ले लेते हैं। डीसी वाला ही ले लो, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, अभी मैं इसके वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ एंगल वाले की। पहली है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, पहली हम लिखना चाहेंगे यहाँ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म होती है कॉस थीटा, बर लगा दो मॉड। आप लिखो यहाँ पे होता है M1 वेक्टर डॉट M2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ M1 वेक्टर, और यहाँ पे होता है मॉड ऑफ M2 वेक्टर। ये आपको याद रखना है संक्षेप में। ठीक है, अब एक और बात ये है, इफ़ लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L2, इसका मतलब ये भी है अगर लाइन्स ही परपेंडिकुलर है आपस में तो उनके पैरेलल वेक्टर्स भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस हिसाब से अगर पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा एंगल बनेगा 90, कॉस 90 बनेगा 0, और यही बराबर हो जाएगा किसके, M1 डॉट M2 अपॉन
मॉड ऑफ M1 और मॉड ऑफ M2। देखो नीचे वाली चीज़ तो कभी जीरो नहीं होगी, मॉड कभी भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हुई, उनके बीच के पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर हुए, तो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। ये हमें वेक्टर प्रोडक्ट ने भी समझा दिया था। यही चीज़ हमने लिख दी है कि M1 डॉट M2 कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। चलिए अब इसी को ही हम कार्टेशियन फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, आगे देखिए क्या बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। देखो हमने मान लिया हम दूसरा करना चाह रहे हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम, अगर आपको लाइन बताऊं, थोड़ी देर के लिए लाइन बताऊं, तो लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। मेरे को इंटरेस्ट इस लाइन की इक्वेशन से नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट है M1 वेक्टर क्या होगा। M1 वेक्टर जो होता है dr का वेक्टर, ठीक है। ये dr लाइन के नहीं होते हैं, M1 वेक्टर के होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो M1 वेक्टर कुछ नहीं होगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप होगा। बोलो हाँ है ना, यस सर। ऐसी अगर लाइन L2 आपकी बने तो वो भी बनेगी x माइनस x2 बाई a2 बराबर y माइनस y2 बाई b2 बराबर z माइनस z2 बाई c2। यहाँ से भी ये जो नीचे वाले dr वेक्टर बनेंगे ये लाइन के नहीं होंगे, ये उसके पैरेलल वेक्टर के होंगे। तो M2 आएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस, अच्छा a1 a2 a3 नहीं लेना, यहाँ पे a1 b1 c1 ले लेना, ठीक है। a2 b2 c2 ले लेना k कैप, ठीक है। तो आपको ये पता है cos थीटा होता है मॉड्यूलस ऑफ M1 डॉट M2 अपन मॉड ऑफ M1 अलग और M2 अलग, यही होता है बच्चों, याद करो। M1 डॉट M2 अपॉन मॉड ऑफ M1 मॉड ऑफ M2, यही होता है। इसको ही आगे बढ़ाएंगे। देखो ऊपर आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए साहब, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a1i a2j आपका आएगा a1 a2। दूसरे से बच्चों आपका आएगा b1 b2, j को j से, तीसरे को k से करेंगे तो c1 c2 आएगा। नीचे लिख देंगे मॉड M1 वेक्टर का मॉड होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और a2 वेक्टर का मॉड होगा, और सॉरी M2 वेक्टर का मॉड होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म फॉर द एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, और वी कैन से एंगल्स बिटवीन दोज पैरेलल वेक्टर्स। नाउ अगर यहाँ पे भी अगर हम परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएं, मैंने बोला है ना आपको, वो जो मैंने आपको फार्मूला बुकलेट दी है वो सामने रखा करें। लिखने की ज़रूरत है, लिखने की भी ज़रूरत है, देख देख के कभी नहीं होती मैथमेटिक्स, बट उससे आपको रेफरेंस मिल जाता है, हाँ विश्वास हो जाता है सर ने लिखाया था ये चीज़। नाउ अगर यहाँ पे L1 वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर हो L2 के, दैट विल मीन्स M1 वेक्टर भी M2 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आपका एंगल 90 होगा और cos 90 की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाली चीज़ तो मॉड कभी भी जीरो नहीं हो सकते, डॉट प्रोडक्ट ही जीरो होगा। या बचपन के जैसे वो करो कि यहाँ जीरो लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये जीरो गया, और फाइनल कंडीशन आप पे ये आई कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये बराबर आ गया जीरो के। बच्चों वेक्टर से भी तो यही आया था, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कुछ और थोड़ी है। M1 वेक्टर और M2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और यही कितने के बराबर आया है, जीरो के। जीरो स्केलर के बराबर आया है, जीरो वेक्टर के बराबर नहीं आया, ये चीज़ है। बस यहीं से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, और फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए समझ में आया, गुड। चलिए क्वेश्चन करते हैं। मैथ तो यार अब आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से फिंगर टिप्स में होनी चाहिए मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं। तो देखिए क्या है, आपसे बोला फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, कुछ लाइंस दे रखे उनके बीच के एंगल निकालने हैं। लाइन क्या है, देखो यहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख लेना, r इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k। एक तो ये है, साथ में एक और दे रखी है, r इज इक्वल टू 7i
-6k प्लस म्यू आई प्लस 2j प्लस 2k, ये आपको दे रखी है। आप एक बात समझिए साहब, आपको इन आगे वालों से क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, आपको तो पैरेलल वेक्टर से मतलब होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहीं से अगर हम इसे कंपेयर करके देखें, कंपेयरिंग विथ, आप लिख लेना, थोड़ा अच्छा लगता है एग्जामिनर को कि आपको नॉलेज है, आप रट के नहीं आए हैं, कि आप इसे दोनों लाइन को कंपेयर करेंगे किससे, r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m वेक्टर से। और m वेक्टर ही हमारी काम की चीज़ है, क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो उनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच का भी एंगल होगा। ये हम लोग पढ़ के आए हैं, यहीं से कंपेयर करेंगे। देखो पहली लाइन से हमारा वेक्टर जो निकलेगा पैरेलल, उसे m1 बोल देंगे, और दूसरी लाइन से जो हमारा वेक्टर निकलेगा उसे हम m2 बोल देंगे। पहली लाइन का वेक्टर अगर m1 है, m1 की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार दिए इसलिए रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएं कि ले किसे, इसे या इनके डिफरेंस को। तो चालाक लोमड़ी हूँ, ये लेना है, ठीक है। m2 कितना है, i प्लस 2j प्लस 2k ना, आपको ये दे दिया ना, तो आप एक काम करो, इनके मॉड्स भी निकाल लो, मॉड ऑफ m1 और मॉड ऑफ m2 दोनों निकाल लो, सही रहेगा। अंडर रूट देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 36, ये आपका रूट 49 आएगा, मतलब 7 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। ऐसे अगर आप देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको क्या मिला, ये 9 के बराबर आएगा। अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, 9 का रूट आ गया 3। लगाएंगे आप एंगल का फार्मूला जो कि होता है कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ m1 और मॉड ऑफ m2। इनके बीच में कुछ नहीं होता, ये स्केलर्स होते हैं। अब एक और सर हम चाह रहे थे कि आप ये भी निकाल लेते हैं हमारे लिए m1 डॉट m2। मैंने बोला कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखो m1 क्या है, 3 है i का, यहाँ पे है 1, 3 इंटू 1 आ गया 3, प्लस यहाँ का 2 है, यहाँ का 2 है, 2 2 4, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 12 आ गया, 12 4 16, 16 3 19, 19। क्या करें सर, i1 i2 मतलब i के साथ, j के साथ, k के साथ, सीधा आप डालते हैं m1 डॉट m2 आए 19, ये है 7 m1 वेक्टर का मॉड, और ये है 3, तो ये आ गया 19/21, 19/21। पॉजिटिव ही क्वांटिटी लेना, मॉड के बाद भी एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव ही लेना, ठीक है। तो आपका एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस उधर जाके इनवर्स बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 19/21, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब, ये आपका आंसर है। क्लियर, गुड। चलिए आगे करते हैं, जरा इंक भर लूँ फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभी आपने एक वेक्टर फॉर्म वाला देखा, एक कार्टेशियन फॉर्म वाला भी देख लो। कार्टेशियन फॉर्म वाला तो बहुत आसान है, जो नीचे डीआरस होते हैं वही पैरेलल वेक्टर्स के काम की चीज़ होती है, वही हम डाल देंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ये आप एक और तरीके से कर लो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाले तरीके से कर लो। वैसे तरीके से तो ये हो ही गए ना, ऑलवेज है सेकंड ओपिनियन। दूसरा आपका एक बैकअप भी होना चाहिए। तो आप पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन लाइंस, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन लाइंस, लाइंस हैं -x + 2 अपॉन -2, साथ में है यहाँ पे y -1/7, साथ में यहाँ पे z + 3/-3, ठीक है। एंड दूसरी है यहाँ पे x + 2/-1 बराबर 2y - 8/4 बराबर z -5/4। अब आपको तो बहुत आसानी से ये लग रहा होगा कि सर A1 ये रहा, B1 ये रहा, C1 ये रहा, A2 B2 C2 ये है, हम सीधा कर लेंगे। बट कीप इन माइंड, तब तक स्टैंडर्ड फॉर्म हम मान के नहीं चलेंगे जब तक x पॉजिटिव ना हो, y पॉजिटिव ना हो, z पॉजिटिव ना हो, x अकेला ना हो, y अकेला ना हो, z अकेला ना हो। मतलब इनके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे खराबी यहाँ दिख रही है, यहाँ पे आगे 2 है, खराबी यहाँ दिख रही है, यहाँ पे नेगेटिव है, इनको ठीक करो पहले, तब मान के चलो A1 B1 C1 आपका आ ही गया। बच्चे यहाँ पे कैसे करेंगे, आप एक काम करो, इस माइनस को ऊपर भेज दो। इस माइनस को जैसे ही ऊपर भेजोगे तो जो पहले से माइनस है वो तो प्लस हो गया,
तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सर क्या माइनस दोनों पे जाएगा? हाँ बच्चे खिलाड़ियों, माइनस दोनों पे ही जाएगा, माइनस बाहर जाएगा ना तो दोनों पे ही जाएगा। तो माइनस पहले किसके साथ गया? एक्स के साथ, तो वो प्लस हो गया। 2 पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 2, और कहाँ से गया? 2 से, तो वो प्लस हो जाएगा। ये तो ठीक है, y माइनस 1/7 ठीक है, ये भी ठीक है, z प्लस 3/-3 ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे, ये भी ठीक है, x प्लस 2/-1 है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लीजिए, मैं रफ में बता देता हूँ, यह है 2y-8/4, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो y-4/4 आ जाएगा। फिर 2 2 जा 4, ऐसा करोगे ना बच्चों, 2 कॉमन ले लोगे तो y-4/4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया y-4/2। इसके बाद आगे है z-5/4, ये आपने लिख लिया। अब इसमें मुझे कोई खराबी नहीं दिख रही, दिस इज़ अवर बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। ठीक है, आप अलग से लिख लेना इसे, a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है, c2 ये है। सीधा लगाएंगे cos थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2, b2 b1 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बाज की नज़र होनी चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा a1 क्या है, a2 क्या है। cos थीटा, a1 क्या है 2, a2 क्या है -1, 2 इंटू -1 हुआ माइनस का 2, b1 7 है, b2 2 है, 7 2 जाए 14, c1 आपका -3 है, c2 आपका 4 है, 4 इंटू -3 आया -12 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4, 7 का स्क्वायर है 49, 3 का स्क्वायर है 9, 9 और 4 13, 9 और 3 12, 4 5 6, रूट 62। ठीक है, रूट 62। और यहाँ पे देखेंगे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 1 21, ये रूट 21 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए क्या बनता है, 12 और 2 14, -14 प्लस 14 0 आ गया, 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो cos थीटा 0 के बराबर है, cos की वैल्यू 0 होती है तब जब थीटा एंगल कितना हो π/2 या 90 डिग्री हो। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये भी आप देख सकते थे। अब ये क्वेश्चन का वेरिएशन ऐसा आ सकता है, एक यहाँ लैम्डा दे दिया, पहले से बोल दिया परपेंडिकुलर है, तो आप सीधा कंडीशन लगा देना। ठीक है, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको लैम्डा निकालना है, फाइंड लैम्डा so that following lines are perpendicular, following lines are perpendicular। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जो आपको लाइन दे रहा हूँ वो परपेंडिकुलर होगी। क्या है लाइन x-5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2 बराबर 2 - y अपॉन 5 बराबर 1 - z -1। दिख गई खराबी? हाँ सर, XYZ पॉजिटिव होने चाहिए, अकेले होने चाहिए, ये आपने कहा था, और हमें यहाँ पे और यहाँ पे खामियाँ दिख गई। शाबाश, बहुत बढ़िया, कामिल हो गए आप लोग। आगे देखिए 2y + 1 अपॉन 4 लैम्डा, यहाँ पे भी खामी है, 1 - z अपॉन -3। इन्हें ठीक करिए और सीधा फिर परपेंडिकुलर कंडीशन लगाइए। परपेंडिकुलर कंडीशन ये होती है, परपेंडिकुलर कंडीशन हमें ये बोलती है कि cos 90 मतलब 0 बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के, क्योंकि नीचे वाले मॉड तो 0 ही हो जाते हैं ना, मतलब काम के नहीं रहते, ये चीज़ है। बट इन्हें ठीक तो करिए, जैसे पहले वाले में कोई खामी नहीं है, पहला वाला सही है। x - 5 अपॉन 5 लैम्डा प्लस 2 ये ठीक है,
ऊपर वाले से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, उसे नीचे भेजना पड़ेगा, तो नीचे जाके -5 हो गया प्लस का, और यहाँ से साइन कॉमन ले लिया तो y प्लस का हो गया 2 माइनस का हो गया। आगे देखेंगे, आगे भी साइन कॉमन लेंगे तो -1 अब बन जाएगा +1। क्या कर रहे हो सर, ये यहाँ से माइनस कॉमन ले बेटा, तो ये बन गया z-1, माइनस कॉमन ले लिया, नीचे भेज दिया तो ये +1 बन जाएगा। आगे देखो दूसरी क्या है, x/1, ठीक है भैया, यहाँ पे दिक्कत है, ये है 2y + 1/4 लैम्डा, बोलो हाँ है ना। क्या y के आगे 2 होना चाहिए? नहीं। क्या 2 कॉमन ले लें? हाँ, तो y से तो हट गया, जिस पे नहीं है उसके अपॉन में गया। आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y + 2/2 मतलब 1 ही आएगा, और यहाँ पे 4 लैम्डा, इससे ही कैंसिल होगा, तो y + 1/2 अपन 2 लैम्डा आ गया, तो y + 1/2 अपन कितना 2 लैम्डा। यहाँ पे भी दिक्कत है, z प्लस होना चाहिए, तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे भेजा, -3 बन जाएगा +3, और सीधा आप कंडीशन लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, इन तीनों का प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर लिखते हैं। a1 के साथ a2, a1 के साथ a2 तो 1 है, के साथ कौन 5 लैम्डा + 2, फिर b1 के साथ b2, b1 कितना है -5 है, के साथ b2 कितना है 2 लैम्डा, c1 के साथ c2, c1 कितना है +1, c2 कितना है 3 बराबर 0 के। आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा 5 लैम्डा + 2 -10 लैम्डा + 3, 13 नहीं बचे 3 है बराबर 0 के। 5 लैम्डा -10 लैम्डा आ गया माइनस का 5 लैम्डा, 3 और 2 बना 5 बराबर 0 के। 5 लैम्डा बराबर आ गया 5 के, इससे ये कैंसिल हुआ, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, गुड, शाबाश, मैं क्या पढ़ेंगे आप।